Hello my dear student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul and today our topic is cloning vector. बायोटेक्नोलॉजी में ये हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है. अगर बायोटेक्नोलॉजी हमें समझना है या बायोटेक्नोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए जो सेकंड हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत या सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो क्लोनिंग वेक्टर्स ही हैं. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि मान लीजिए भाई हमें जीन ट्रांसप्लांट करना है ना, डीएनए सेगमेंट चेंज करने हैं, डिज़ायर्ड जीन चाहिए, डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो उसके लिए क्लोनिंग वेक्टर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. तो आज हम समझेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर एक्चुअल में क्या होते हैं, है ना, और वो क्या वर्क करते हैं. तो क्लोनिंग वेक्टर की अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, तो द डीएनए विच इज़ यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्टर. ये ऐसे डीएनए सेगमेंट है, क्लोनिंग वेक्टर ऐसे डीएनए सेगमेंट है या ऐसे जीन हैं जो एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं या एज अ कैरियर वर्क करते हैं. ठीक है. अब एज अ कैरियर और एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं किसको ट्रांसफर करने के लिए? ट्रांसफरिंग डिजायर्ड फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स. वो जो हम चाहते हैं, जो जीन, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो डीएनए जो हम चाहते हैं वो डीएनए, वो फॉरेन डीएनए को या वो जीन सेगमेंट को ट्रांसफरिंग करने वाले ये ट्रांसपोर्टर हैं या कैरियर हैं. इनटू सुटेबल होस्ट. किसमें? जो उसके सुटेबल होस्ट है उसमें, है ना, एज अ वेक्टर डीएनए कहलाते हैं. तो बेसिकली अगर कहा जाए तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? एक्चुअल में ये भी एक डीएनए ही है. ठीक है. ये भी जीन ही है, जीन सेगमेंट या डीएनए ही है. ठीक. इसके एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड ऐसे डीएनए हैं जो एज अ वेक्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. सेकेंड है लैम्डा फेज. ये एक बैक्टीरियोफेज की ही या बैक्टीरिया की एक फेज है, स्टेज है. बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड और भी बहुत सारे हैं, इसलिए वहाँ एसेट्रा लिखा है. ठीक. तो सबसे पहले हम वन बाय वन इनको समझेंगे. अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया है. ठीक है. बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है और एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और डीएनए सेगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड. क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मिड कहते हैं. अब अगर मुझे इस प्लाज्मिड, ये भी डीएनए ही है बेसिकली, ये क्या है? ये भी डीएनए है. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए. मान लीजिए कि मुझे कुछ डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक वाला डीएनए सेगमेंट मेरे पास है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक वाला डीएनए, ये वाला डिज़ायर जीन, ये लिखा है ना फॉरेन डीएनए, ये डीन मुझे इसमें इंसर्ट कराना है. ठीक है. तो इस प्लाज्मिड में क्या होता है कि बेसिकली कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हो, है ना. ये हमारा मान लीजिए प्लाज्मिड डीएनए और मुझे इस डीएनए को क्या करना है? इसमें इंटर करना है. तो क्या करना पड़ेगा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब हम यूज़ करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ से इस डीएनए की प्लेस पर क्या हो जाएगा? इस डीएनए को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. ठीक है. वो प्लेस जहाँ पर से ये डीएनए आया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है. ये वो प्लेस है जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट. तो ये क्या हुआ? डीएनए, डिजायर कैरेक्टर वाला डीएनए क्या हो गया? इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ जुड़ गया और ये क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट. ये जो अब डीएनए बना है यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये रिकॉम्बिनेंट. क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन हो गया. किसका? दो, एक प्लाज्मिड डीएनए एंड देन एक डिजायर्ड या फॉरेन डीएनए का. क्लियर? इस तरह से फिर इसको वापस कहाँ करेंगे? हम इस होस्ट सेल में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे. इस होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया. मान लीजिए कि होस्ट सेल में हमने अगेन इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया. अब इस ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा? स्वाभाविक है, जेनेटिक मटेरियल है, रेप्लिकेशन होगा, इसमें डुप्लीकेशन होगा और फिर लॉट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होंगे? हमें यहाँ पर मिल जाएंगे. किसके साथ में मिलेंगे? हमारे डिजायर डीएनए के साथ, इसके साथ हमें मिलेंगे.
ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज तैयार हो गई, है ना। ये हमारा डिजायर्ड सेगमेंट था, डीएनए था, जो हमें मल्टीपल कॉपीज के रूप में इसमें मिलेगा। किसके कारण? इस प्लाज्मिड के कारण। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड का बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एज अ वेक्टर जो डीएनए यूज किए जाते हैं, ठीक है, एज अ वेक्टर जो डीएनए यूज किए जाते हैं, बेसिकली उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी आप समझ लें। इट हैव कैपेसिटी ऑफ डुप्लीकेशन। इनमें क्या होनी चाहिए? ये जो अभी हमने प्लाज्मिड देखा, ये जो प्लाज्मिड है ना, इसमें क्या होनी चाहिए? ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये है प्लाज्मिड, और ये हमारा डिजायर जीन या डीएनए, ठीक है, और दोनों के मिलने से क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड में क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी। क्या होनी चाहिए वेक्टर में? कैपेसिटी होनी चाहिए। किसकी? डुप्लीकेशन की। मतलब ये अपनी ही कॉपीज क्या कर सके? तैयार कर सके। सेकंड, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेक्टर शुड बी इजी। अभी आपने देखा कि किस तरह से इसको हमने बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया, फिर अगेन बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफर किया, होस्ट सेल में ट्रांसफर किया। तो इसको प्यूरिफाई करना, इसको आइसोलेट करना, इसको ट्रांसफर करना इजी रहे, ये भी इसमें गुण होना चाहिए, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वेक्टर में। इट शुड नॉट बी डिग्रेडेड इनसाइड द होस्ट। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाए और इसको हम किसी बैक्टीरियल सेल में जब ट्रांसफर करें, तो ये क्या हो गई? ये होस्ट हो गया बैक्टीरियल सेल, है ना, तो ये यहाँ पर सर्वाइव कर सके, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक भी होना चाहिए, डिग्रेडेड ना हो जाए, अंदर जाकर के होस्ट सेल में ये क्या हो जाए? खत्म ना हो जाए, है ना, डेड ना हो जाए, तो यहाँ पर ये सर्वाइव कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, ये कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें होना चाहिए। इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल बी लेस। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? बहुत ही कम। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा तो ये यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हेवी या बेस पेयर वाले डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकेगा? ज्वाइन कर सकेगा, जोड़ सकेगा, ठीक है। इट शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर। इनमें जब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो इनमें सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब, अब देखो ये जो टर्म्स आई है इसको इस तरह से समझें कि ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मिड, जो कि क्या किया गया है? एक बैक्टीरियल सेल में से आइसोलेट किया गया है। सिर्फ प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लाज्मिड है जिसे किसमें से? बैक्टीरियल सेल में से हमने आइसोलेट कर लिया। अब इसमें एक प्लेस ऐसी हो जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ओरिजिन ऑफ डुप्लीकेशन हो, मतलब यहाँ से वो अपने अमाउंट को डबल करना स्टार्ट कर सके, ऐसा कोई एक स्पेस, ऐसा कोई पॉइंट भी होना ही चाहिए। इसे क्या कहते हैं? ओरी। इस प्लेस को क्या कहेंगे? ओरी। इतने सेगमेंट को क्या कहेंगे? ओरी। देन सिलेक्टेबल मार्कर की जिसकी बात की गई है, इसमें यह है कि ऐसे जीन सेगमेंट या ऐसे यहाँ पर डीएनए के बेस पेयर या ऐसे जीन सेगमेंट या डीएनए फ्रेगमेंट होने चाहिए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा एंजाइम प्रोड्यूसिंग, एंजाइम प्रोड्यूसिंग, ठीक है। ऐसे कोई सिलेक्टेबल मार्कर उसमें होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है एम्पिसिलोन, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है एम्पिसिलोन। अब अगर ये प्लाज्मिड, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसके सिलेक्टेबल मार्कर जीन है एएमपी, ठीक है, रेजिस्टेंस जीन है। मतलब अगर इस प्लाज्मिड को इस मीडियम में रखा गया, एम्पिसिलोन मीडियम में रखा गया, यहाँ रखा गया, तो भी ये सर्वाइव कर लेगा। वैसे एंटीबायोटिक का मीनिंग समझते हैं आप? एंटी मतलब अगेंस्ट,
और बायोटिक मतलब लाइफ। ऐसे केमिकल, ऐसे सॉल्यूशन जो जीवन को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जो किसी की लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, है ना। जैसे हमें कभी कोई फीवर होता है, कोई जो सीवियर वायरल या ऐसा कोई फीवर होता है, तो डॉक्टर हमें सिंपल दवाई देते हैं, फिर नहीं कवर होते हैं तो क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक दवाई देती है। एंटीबायोटिक दवाई वो जो क्या करती है, उनको जो भी हमारे अंदर वायरस है जिसके कारण हम बीमार हुए हैं, उसको क्या कर देती है, किल कर देती है, उसकी लाइफ को ख़त्म कर देती है। तो एंटीबायोटिक्स क्या हुए, जो लाइफ को ख़त्म कर दे। अब अगर मैंने ऐसा ही मीडियम यहाँ पे तैयार किया है, एम्पीसिलोन मीडियम जो तैयार किया है, ठीक है, ये एम्पीसिलोन मीडियम जो है वो एंटीबायोटिक से मैंने तैयार किया है, और इस मीडियम में इस बैक्टीरिया को रख दिया, तो ये बैक्टीरिया क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास वो रेजिस्टेंस पावर है, वो रेजिस्टेंस जीन है। क्लियर, समझ में आया। तो या तो ये कैरेक्टर हो, सिलेक्टेबल मार्कर जीन हो इसमें, या एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन क्या होता है कि ये जो है बीटा गैलेक्टोलेज, बीटा गैलेक्टोलेज जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करे, और वो जीन का नाम होता है लेक जेड। ये जीन अगर प्रेजेंट है यहाँ पर, लेक जेड जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इस बीटा गैलेक्टोलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक रिमार्केबल चीज़ होना चाहिए, या रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उस प्लाज्मिक, उस वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर में हम अभी फ़िलहाल क्या पढ़ रहे हैं, सबका कॉमन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर में क्या गुण होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। पहला हमने देख लिया, ओरी प्लेस होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है, सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। अब चूंकि ये एम्पीसिलोन रेजिस्टेंस जिनमें होगा, अगर ऐसे प्लाज्मिड हमने लिए, तो हम जो है उस डीएनए की कॉलोनीज या बैक्टीरिया की कॉलोनीज में से आसानी से ये पहचान कर पाएंगे कि हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाला डीएनए कौन सा है। हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाला जो प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो देखो क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, अब कुछ में हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए क्या कर दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिए, है ना, और कुछ में हमने नहीं डाले, कुछ में हमने रिकॉम्बिनेशन डीएनए ट्रांसफ़र नहीं किए। अब इस बैक्टीरिया की कॉलोनी में से हम कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं और कौन से रिकॉम्बिनेंट हैं। तो वो आइडेंटिफाई किससे होगा, इन रिमार्केबल थिंग्स से होगा। ये दो सिलेक्टेबल मार्कर जो है ना, इन्हीं से होगा। कैसे होगा, ये बैक्टीरिया को हम इस मीडियम में रख देंगे, अब इनमें से जो रेजिस्टेंस जिनमें होगा, जिनमें ये प्लाज्मिड होगा, वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और जिनमें नहीं होगा वो मर जाएंगे। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड सेल कैन बी आइडेंटिफाई कि कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है और कौन से रिकॉम्बिनेंट है। तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कहूँ तो एक वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, पहला ओरी प्लेस होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड आरओपी भी होना चाहिए। आरओपी मतलब रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जब ये ओरिजिन प्लेस हमें मिल गया तो यहाँ पर आकर के पॉलीमर एंजाइम या जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने, बाइंड होने की भी प्लेस होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। थर्ड सिलेक्टेबल क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जिससे हम इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। फोर्थ वन इज रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट आप समझ ही गए होंगे, ऐसे प्लेसेस भी होने चाहिए इस प्लाज्मिड में
जहाँ से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हुए उसे कट कर सकें। क्या कर सकें? कट। ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मिड में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हों। मेरे ख्याल से तो जिन प्लाज्मिड्स में रेस्ट्रिक्शन साइट जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से वर्क, उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी बजाय ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स के। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट से मतलब है कि मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कि एक प्लाज्मिड में एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है। मान लीजिए कि किसी प्लाज्मिड में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। तो ये भी नहीं होता कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ सभी जगह हो करके एक साथ वो डीएनए कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, नहीं। फिर ये हम आगे जो है वो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो सही नहीं आएगा, उसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। तो हम एक मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हैं प्लाज्मिड में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, पर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम एक ही साइट पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही ज़्यादा बेटर जो है वो रिजल्ट हमें देगा। क्लियर, समझ में आया? फिर ओरी होना चाहिए, रोप होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। देन एक स्मॉल साइज इसलिए होना चाहिए, या यूँ कह लें मॉलिक्यूलर वेट, वही मैंने यहाँ कहा मॉलिक्यूलर वेट इसलिए कम होना चाहिए ताकि क्या कर सकें, उसको आइसोलेट और प्यूरिफाई करने में हमें ईजी रहे। आया बात समझ में? तो ये एक मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है कि एज अ क्लोनिंग वेक्टर ये कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वेक्टर के कि उनमें एक्चुअल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा फर्स्ट जो है क्या है, फर्स्ट प्लाज्मिड जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ बहुत बार, फिर भी आप ध्यान से समझ लीजिए कि प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसका सर्कुलर डीएनए है ना, ये उसका ऑन डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, और ये एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड, ठीक है। इसको एज अ वेक्टर जो है यूज़ करते हुए, बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज़ करते हुए लॉट्स ऑफ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स भी तैयार किए गए हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स तैयार किए गए हैं, जिनमें से कुछ एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, PBr322। प्लाज्मिड बी और आर जो है, जिन साइंटिस्ट ने इसे नोट किया था उन्हीं के ऑनर पर दिया गया है, ठीक है। PB और R, इसके बारे में हम डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। 322 ये इसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, ओरी है, रोप है, सिलेक्टेबल मार्कर है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स है ना, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो है वो PUC, इसका अगर फुल फॉर्म देखें, PUC का फुल फॉर्म है प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसे वहीं पर देखा गया था कैलिफोर्निया, इसलिए इसको PUC कहा गया है, ठीक है। ये PUC प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में डिस्कवर किया गया। क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग, TI का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। बेसिकली इट वर्क इन प्लांट सेल। ये किस में वर्क करता है? प्लांट सेल में। क्या करता है ये? ऑन डीए, मतलब जैसे ही ये इंटर करता है होस्ट सेल में, प्लांट सेल में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये क्या करता है? कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? ये सेल डिवीज़न, क्योंकि जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा तभी क्या होगा? मास बढ़ेगा तभी क्या बनेगा? एक ट्यूमर बनेगा। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये, और जो बेसिकली किस में वर्क करता है? प्लांट सेल में। क्लियर, इतना समझ में आया?
इसे ऑब्टेन किया गया था किसमें से, ये बैक्टीरिया जिसका नाम है ए मतलब एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। एक और बैक्टीरिया आता है जिसका नाम मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पर RI, इसको कहते हैं रूट इंड्यूसिंग बैक्टीरिया प्लाज्मिड। ठीक है, ये रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ना। ये जो है किससे ऑब्टेन किया गया है, ये भी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से ये ऑब्टेन किया गया है RI। ठीक है, ये भी क्या है, बेसिकली एक प्लाज्मिड है। तो कितने उदाहरण देख लिए हमने, 1 2 3 और 4। इसमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो प्लाज्मिड हो गया। अब एज अ वेक्टर प्लाज्मिड के साथ साथ में कुछ फेजेस वायरस भी यूज़ किए जाते हैं। वो फेजेस या वायरस जो हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि उनमें एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है उनमें ये क्वालिटी है, सम वायरस एग्जिबिट लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन। क्या लिखा है, इन होस्ट सेल दे आर नॉट हार्मफुल द होस्ट सेल। ये होस्ट जिस भी होस्ट सेल में इससे ट्रांसफ़र किया जाता है उसे एक तो पहले कोई हार्म नहीं करते, कोई हार्म नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं करते। साथ ही साथ लाइसोजेनिक मतलब कि ये वहाँ पर क्या करते हैं, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन या यूँ कहें कि सेल डिवीज़न जो है वो करके सेल की संख्या बढ़ा देते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न करने लगते हैं, ऑन DNA मल्टीप्लाई करने लगते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है लैम्डा फेज बैक्टीरिया। क्या नाम है, लैम्डा फेज वायरस, ठीक है। लैम्डा फेज ये एज अ वेक्टर जो है वो दो तरह से यूज़ किए जाते हैं, एक इंसर्शन वेक्टर के रूप में और एक रिप्लेसमेंट वेक्टर के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ मैंने कुछ डिजिट्स भी लिख रखे हैं। वो क्यों लिख रखे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि देखिए यहाँ पर इंसर्शन वेक्टर दैट मीन्स कि ये क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंसर्टेड इन फेज DNA। इसे डायरेक्ट इंसर्ट किया जा सकता है फेज DNA में। और इनकी कैरिंग कैपेसिटी मतलब ये जो डिजायर्ड जीन या फॉरेन DNA जो ये कैरी कर सकते हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 9 से लेकर 12 किलो बेस पेयर। ठीक है, ये इनकी कैरिंग कैपेसिटी है, ये इतने बड़े DNA सेगमेंट को कैरी कर सकते हैं एज अ इंसर्शन वेक्टर। अब अगर लैम्डा फेज यदि एज अ रिप्लेसमेंट वेक्टर यूज़ किया गया तो रिप्लेसमेंट वेक्टर, ये तो क्या हो गया फर्स्ट सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, रिमूव ऑल नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फेज, पार्ट मतलब DNA। ठीक है, नॉन इसेंशियल जितना भी DNA पार्ट है उस फेज का वो क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिमूव। अब स्वाभाविक नॉन इसेंशियल पार्ट अगर वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी इसके कंपेयर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ तो क्या किया, डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया फेज DNA में, है ना। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फेज DNA का जो DNA है उसमें से जितना भी नॉन इसेंशियल पार्ट है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो रिमूव करने के बाद जब हम डिजायर्ड जीन या फॉरेन DNA को इंटर करेंगे तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी इसके कंपेयर में क्या रहेगी, ज़्यादा। कितनी, 9 to 23 किलो बेस पेयर। ठीक है, इतनी रहेगी, मतलब उसके कंपेयर में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, है ना। तो ये एज अ इंसर्शन और ये रिप्लेसमेंट वेक्टर, किसको, लैम्डा फेज, है ना। ये इसको अगर एज अ वेक्टर हम यूज़ करते हैं तो ये क्लोनिंग वेक्टर है। सेकंड जो है वो M13, ये जो M13 दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक सिंगल स्ट्रैंड DNA है।
सिंगल डीएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस, या यूँ कह लें सिंगल जो स्ट्रैंड डीएनए है वो सीक्वेंस जो है वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। M13 ये जो है लैम्डा फेज, ये क्या था, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए कैरी कर सकते थे, और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए M13, इट इज ऑल्सो अ फेज वायरस M13। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, लैम्डा फेज और M13। नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉस्मिड। अब कॉस्मिड देखो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉज और फिर मिड। ठीक है, आप ये समझ लो कि एक बैक्टीरियोफेज में के डीएनए में 2 साइट होती है, एक कॉज साइट और एक फेज साइट। ये क्या है, 2 साइट है, कॉज साइट और फेज साइट। जब कॉज साइट के साथ में प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, कॉज साइट ऑफ फेज और प्लाज्मिड, जब कॉज साइट के साथ में प्लाज्मिड को जब ऐड करके एक वेक्टर तैयार किया जाता है तो उस वेक्टर को कहते हैं कॉस्मिड। क्या कहेंगे, कॉस्मिड। और जब फेज साइट के साथ में किसी प्लाज्मिड को ऐड किया जाता है तो इसे कहते हैं फैगमिड। आया समझ में, कॉज साइट ऑफ फेज प्लस प्लाज्मिड कॉस्मिड कहलाता है, और इस कॉस्मिड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इन दोनों से भी ज़्यादा है। कितनी, 45 किलो बेस पेयर। कितनी, 45। नेक्स्ट जो है फैगमिट्स, जैसा कि मैंने बताया एक बैक्टीरियोफेज में कितनी 2 साइट होती हैं, कॉज साइट और फेज साइट। तो इसमें प्लाज्मिड के साथ जब ऐड किया जाएगा तो इससे क्या कहेंगे, फेजमिट्स। तो इस तरह से प्लाज्मिड, फेज वायरस, कॉस्मिड्स और फैगमिट्स ये एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और जिसे भी हम क्लोनिंग वेक्टर एज ए यूज़ कर रहे हैं उनमें इन कैरेक्टरिस्टिक का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी बेस पर कुछ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स आर्टिफिशियल जो है वो तैयार किए गए हैं, जिनमें से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।